तो अब इसमें आप ये देखेंगे कि ये मैंने कुछ लिख दिया है इसके बारे में, जो इस नोवेल में राग दरबारी में जो चीज़ें हैं, जैसे कि शिवपालगंज एक गांव है जहाँ की पूरी कहानी हम पढ़ रहे हैं। और इस गांव में पुलिस स्टेशन है, इस गांव में एक कॉलेज है, इस गांव में जो लोग हैं जिनका काम धंधा है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ रहे हैं। और इसी पुलिस स्टेशन का बहुत सारा रेफरेंस आएगा, वहाँ के पुलिस वाले, वहाँ के थानेदार, सबका रेफरेंस आएगा जो हम पढ़। रूपन वैद्य जी का बेटा है। वैद्य जी के दो बेटे हैं। वैद्य जी के दो बेटे हैं, एक रूपन बाबू और एक बद्री पहलवान। तो ये जो रूपन बाबू है, ये रूपन बाबू छोटे बेटे हैं और बद्री पहलवान बड़े बेटे हैं। तो वैद्य जी के दो बेटे हैं, और अगर आया भी है तो वो बहुत ही नकारात्मक रूप में है, जो कि हम पढ़ के सुनाएंगे। अब इसमें शनिचर जो है एक पात्र है। शनिचर एक्चुअली असल में वैद्य जी का नौकर है और ये सर्वेंट है, और बाद में वैद्य जी इसको गांव का सरपंच बना देते। हेलो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, आज मैं आपको ये राग दरबारी थोड़ा पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। और इस टेक्स्ट में ये एक ऐसा टेक्स्ट है जो कि मुझे लगता है आज़ाद भारत में हम सभी को पढ़ना चाहिए। और उसके पीछे कारण ये है कि हम जो हमारे देश के हालात हैं, जैसे कि किसी भी समाज का और भारतीय समाज का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब ज़्यादातर आपने देखा होगा कि हम बहुत सारी चीज़ों पे जो अपनी राय रखते हैं वो इधर उधर से जो हमने सुना या हमने जो थोड़ा बहुत समझा उस पे हम कह देते हैं। लेकिन अगर कुछ अच्छे टेक्स्ट इस पे पढ़ लिए जाए, कुछ अच्छी किताबें इस पे पढ़ लिए जाए, तो हमारी समझ और बेहतर हो जाती है। हमें ये समझ में आने लगता है कि ये काम ऐसे क्यों हो रहा है या इसके पीछे क्या कारण है, जो है उसको बात करते हैं। ये एक तरह का सिंपल एक नरेशन मैं आपको दे रही हूँ, इसमें कोई विचार नहीं है, कोई ओपिनियन नहीं है। और राग दरबारी जो कि श्रीलाल शुक्ल ने लिखा है, ये टेक्स्ट बहुत पॉपुलर है, उपन्यास है, और इसके कुछ अंश जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें जानने के लिए। अगर ये बुक आपके टेक्स्ट बुक में है या किसी भी उसमें सिलेबस में है तो आप इसको एज ए स्टूडेंट की तरह पढ़ सकते हैं। और अगर आपके टेक्स्ट में नहीं भी है तब भी आप इसको एक बार पढ़े ज़रूर, क्योंकि मुझे नहीं लगता आज़ाद भारत में आप हैं और दुनिया के किसी भी हिस्से में आप हैं और अगर आप हिंदी भाषी हैं तो आपको ये टेक्स्ट पढ़ लेना चाहिए। और इसका ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है इंग्लिश में, वो भी आप पढ़ सकते हैं। अब आज हम जिस विषय की इसमें बात कर रहे हैं, ये सारे ही विषय जो ये टेक्स्ट कवर करता है। और इसमें जैसे महिलाएं है ना, महिलाएं, पुरुष या छोटे बच्चे, हाँ, और पूरा समाज जो बनता है, सबकी बातचीत है। लेकिन मेन जो बातें हैं इसमें मैंने इसे लिखा है, और जो व्यंग इसमें है, सटायर जो इसमें है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। अब आज मैं आपको ये बताए बगैर कि इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नहीं है, जो इसमें है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। और ये इसको पढ़े बगैर अगर मैं आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगी तो ये वही वाली बात हो गई कि आपने खाना आपके सामने आया, आपने तारीफ सुनी, आपने देखा और आपने उसको स्वाद नहीं चखा। तो जब तक आपने उसको टेस्ट नहीं किया आप नहीं बता सकते। हाँ, आप हाँ हूँ करेंगे, आप एक अच्छी समझ भी बना लेंगे, लेकिन जो सेंसेस को आपको लगेगा वो बात इसमें नहीं आ सकती। तो इसीलिए मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। कुछ कुछ ज़रूरी अंश है जहाँ आप इसमें जो व्यंग है और स्थिति को किस तरह समझाया और बताया गया है, ये आप देखने की कोशिश करिएगा। राग दरबार एक ऐसा उपन्यास है, ये इसके आखिर में लिखा है जो मैं पढ़ रही हूँ। राग दरबार एक ऐसा उपन्यास है जो गांव की कथा के माध्यम से आधुनिक भारतीय जीवन की मूल्यहीनता को सहजता और निर्ममता से अनावृत करता है। हमारे समाज में अब वो ऐसे कौन से वैल्यूज हैं या ऐसी कौन से मूल्य हैं जिनकी हम कद्र नहीं करते या जिनको हम खो चुके हैं, या जो अनएथिकल बिहेवियर है किसी भी तरह का, जिसको एथिक्स के दायरे में नहीं रखा जा सकता। जैसे कि
हर समाज में ये सिखाया जाता है, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना, या आपके जो नियम है उस पे चलना, और बहुत सारी ऐसी जो मॉरल वैल्यूज जिसको बोलते हैं, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है। सांस्कृतिक विरासत में कल्चर, सारी चीज़ें आ जाती है। उसके अलावा हमारे मॉरल वैल्यूज होते हैं कि हाँ, ये हमारे समाज का ढांचा है, ये हमारे डूज एंड डोंट्स है। तो वो डूज और डोंट्स में जब हम डिफरेंस करना बंद कर दें तो वहाँ समाज गिरने लगता है, और वो समाज इतनी बुरी तरह से गिरता है कि उसको कोई अर्थव्यवस्था, कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, या कोई फास्ट ट्रैक कम्युनिकेशन, या कोई भी 5G उसको नहीं बचा सकता। तो ये जो कहानी है, ये जो उपन्यास है, इसमें वो सारी चीज़ें आपको बताई है कि किस तरह हमारा समाज मूल्य विहीन हो गया, मॉरल वैल्यू मॉरल लेस हो गया है, और उसके परिणाम क्या होते हैं। मूल्य विहीनता की सहजता और निर्ममता से अनावृत करता है। शुरू से आखिर तक इस इतने निसंग और सोद्देश्य व्यंग के साथ लिखा गया हिंदी का शायद ये पहला वृहत उपन्यास है। फिर भी रात दरबारी व्यंग कथा नहीं है, ये भी अपने आप में एक व्यंग है। इसका संबंध एक बड़े नगर से कुछ दूर बसे हुए गांव की जिंदगी से है, जो इतने वर्षों की प्रगति और विकास के नारों के बावजूद निहित स्वार्थों और अनेक अवांछनीय तत्वों के सामने घिसट रही है। यह उसी जिंदगी का दस्तावेज है। 1968 में राग दरबारी का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण साहित्यिक घटना थी। 1970 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और 1986 में एक दूरदर्शन धारावाहिक के रूप में इसे लाखों दर्शकों की सराहना प्राप्त हुई। वस्तुतः राग दरबारी हिंदी के कुछ कालजयी उपन्यासों में से एक है। ये बहुत सिग्निफिकेंट नोवेल है, बहुत ज़रूरी नोवेल है, और आपको इसे पढ़ना ज़रूरी है। आप चाहे कोई बिजनेस करते हैं, आप चाहे कुछ भी हैं, लेकिन आपको, अगर आप भारतीय हैं, आप इसे पढ़ेंगे ज़रूर। अब इसमें मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ जहाँ से ये उपन्यास शुरू होता है, और इसमें पूरे उपन्यास को इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से डिवाइड किया है। चैप्टर्स में पूरा, मतलब चैप्टर नहीं, पर 1, 2, 3 के हिसाब से इसे डिवाइड किया है। और इसमें जो लिखा हुआ है मैं वही पढ़ रही हूँ, और ये वही वाली बात है कि जिस खाना है, अब आप खाना शुरू कर रहे हैं। सड़क के एक ओर पेट्रोल स्टेशन था, दूसरी ओर छप्परों, लकड़ी और टीन के सड़े टुकड़ों और स्थानीय क्षमता के अनुसार निकलने वाले कबाड़ की मदद से खड़ी की गई दुकानें थी। पहली निगाह में ही मालूम हो जाता था कि दुकानों की गिनती नहीं हो सकती। प्रायः सभी में जनता का एक मनपसंद पेय मिलता था, जिसे वहां गर्द, चीकट, चाय की कई बार इस्तेमाल की हुई पत्ती और खौलते पानी आदि के सहारे बनाया जाता था। उनमें मिठाइयाँ भी थी, जो दिन रात आंधी, पानी और मक्खी मच्छरों के हमलों का बहादुरी से मुकाबला करती थी। वे हमारे देसी कारीगरों के हस्त कौशल और उनकी वैज्ञानिक दक्षता का सबूत देती थी। वे बताती थी कि हमें एक अच्छा रेजर ब्लेड बनाने का नुस्खा भले ही न मालूम हो, पर कूड़े को स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों में बदल लेने की तरकीब सारी दुनिया में अकेले हम ही को आती है। बहुत सुंदरता से इसमें वो लिखा है कि किस तरह से जब रेस्टोरेंट में या बाहर पब्लिक प्लेस पे जब लोग खाना बनाते हैं या खाने के बिजनेस में एंटर करते हैं, तो सिर्फ अपना प्रॉफिट कमाने के लिए वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि उनके खाने में जो वो बना रहे हैं, जो जनता को परोस रहे हैं और जिससे वो बेनिफिट लेंगे, उससे वो बिजनेस चलाएंगे, उसमें वो क्या मिला रहे हैं, वो कुछ भी मिला देते हैं। और ये जो हमारे देश में जो एक बिजनेस है फूड, और जिसको कि आप अक्सर होता बाहर आपने खाना खाने गए और आप बीमार पड़ गए, ये उसी का एक शानदार नमूना था। और इस पे कितना बड़ा सटायर बहुत आसानी से, बहुत आराम से श्रीलाल शुक्ल ने लिख दिया। जो मुख्य बात है, मैं फिर से पढ़ती हूँ कि उनमें मिठाइयाँ भी थी, जो दिन रात आंधी, पानी और मक्खी मच्छरों के हमलों का बहादुरी से मुकाबला करती थी। और प्रायः सभी में जनता का एक मनपसंद पेय मिलता था, जिसे वहाँ गर्द, चीकट, चाय की कई बार इस्तेमाल की हुई पत्ती और खौलते पानी आदि के सहारे बनाया जाता था। अब आगे देखते हैं। अब ये कहानी शिवपालगंज की है,
जो कि उत्तर प्रदेश का कोई भी एक गांव आप सोच सकते हैं। उस गांव में एक वैद्य जी हैं, उनके 2 बेटे हैं और वो उस गांव में पंचायत, स्कूल, कॉलेज और वहाँ की हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में और पॉलिटिक्स में सब जगह वैद्य जी का दबदबा है। और वैद्य जी के आसपास के लोग, उनके 2 बेटे हैं, एक रूपन और एक बद्रीनाथ। तो दोनों ही बेटे हैं उनके, और उस पूरे गांव में लोगों की बातचीत, उनका व्यवहार और वो सारी चीजें इतनी आराम से और इतनी सहजता से शिलाल शुक्ल ने लिखा है। और इसको पढ़ने में जितना मजा है उतना मुझे लगता है समझाने में भी नहीं। तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। घर घर आकर ट्रक चला। शहर की टेढ़ी मेढ़ी लपेट से फुर्सत पाकर कुछ दूर आगे साफ और वीरान सड़क आ गई। यहाँ ड्राइवर ने पहली बार टॉप गियर का प्रयोग किया, पर वह फिसल फिसल कर न्यूट्रल में गिरने लगा। हर 100 गज के बाद गियर फिसलता जाता और एक्सीलेटर दबे होने से ट्रक की घबराहट बढ़ जाती, रफ्तार धीमी हो जाती। रंगनाथ ने कहा, ड्राइवर साहब, तुम्हारा गियर तो बिल्कुल अपने देश की हुकूमत जैसा है। और ये उस पे सटायर है जिसमें आपने देखा होगा कि सड़क पे एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, तो जो सड़क पे ट्रक चलते हैं उनका हाल क्या होता है, उनको चलाने वाले जो ड्राइवर होते हैं वो किस मानसिकता के साथ उसको चलाते हैं, उनका जो टेक्निकल जो उर्जे पुर्जे उनके टूटे हुए होते हैं, उस सब पे ये बड़ी आसानी से, सहजता से शिलाल शुक्ल ने ये बात कह दी है। और ड्राइवर ने मुस्कुरा कर वह प्रशंसा पत्र ग्रहण किया। रंगनाथ ने अपनी बात साफ करने की कोशिश की। कहा, उसे चाहे जिस गियर में डालो, 2 गज चलते ही फिसल जाती है और लौटकर अपने खांचे में आ जाती है। इस बार उसने गियर को टॉप में डालकर अपनी टांग लगभग 90 अंश के कोण पर उठाई और गियर को जांग के नीचे दबा लिया। रंगनाथ ने कहा, चाहा कि हुकूमत को चलाने का भी यही नुस्खा है, और यह सोचकर बात जरा और ऊंची हो जाएगी। वह चुप बैठा रहा। उधर ड्राइवर ने अपनी जांग गियर से हटाकर यथास्थान वापस पहुंचा दी थी। गियर पर उसने एक लंबी लकड़ी लगा दी और उसका एक सिरा पैनल के नीचे ठोक दिया। ट्रक तेजी से चलता रहा। उसे देखते ही साइकिल सवार, पैदल, इक्के सभी सवारियां कई फरलांग पहले से ही खौफ के मारे सड़क से उतरकर नीचे चली जाती। जिस तेजी से वे भाग रही थी उससे लगता था कि उनकी निगाह में वह ट्रक नहीं आग की लहर है। और यही होता है कि जब ट्रक और ये सब चलते हैं तो किस तरह से बिना ये देखे कि छोटी सवारियां या छोटी गाड़ियां जा रही है, और इसीलिए बहुत सड़क हादसे होते हैं। रंगनाथ जो है इसका मुख्य पात्र है, और रंगनाथ के मुंह से ही ये कहानी कही गई है। रंगनाथ एक विद्यार्थी है जिन्होंने अभी अभी हिस्ट्री में एमए पास किया है, और वो इलाहाबाद से शिवपालगंज जा रहे हैं जहाँ उनके मामा वैद्य जी उनके मामा हैं, और वहाँ वो कुछ टाइम रह करके और अपना गांव में रह के शुद्ध हवा लेके अच्छा स्वास्थ्य बना के वो वापस आके अपने आप को पीएचडी में रजिस्टर करना चाहते हैं। तो ये उसी 6 महीने की जो टाइम पीरियड रंगनाथ ने उस गांव में बिताया, उसकी एक एक घटना आपको हम यहाँ पढ़कर सुना रहे हैं। रंगनाथ ने शिष्टाचार की इस कोशिश को मुस्कुराकर बढ़ावा दिया। ड्राइवर ने कहा, श्रीमान जी आजकल क्या कर रहे हैं? घास खोद रहा हूँ। अब आप सुनिएगा, बड़ा अच्छा सटायर है, बहुत अच्छा व्यंग है। घास खोद रहा हूँ। अब रंगनाथ इलाहाबाद से शिवपालगंज जा रहे हैं, और जनरली अक्सर ऐसा होता है, ये बहुत कॉमन बात है कि बहुत सारे नौजवान और बहुत सारे लोग अपने गांव से निकलते हैं, सड़क पे कोई ट्रक जा रहा है उसको इस तरह हाथ देते हैं और उसमें बैठ जाते हैं, और जो भी छोटा मोटा उनका किराया होता है वो दे देते हैं। इस तरह से लोग अपनी यात्रा करते हैं। तो रंगनाथ ने भी इलाहाबाद से निकलकर एक ट्रक लिया सड़क पे चलता हुआ, जो उस शिवपालगंज की तरफ ही जा रहा था, और उस ट्रक में बैठने के बाद जो ड्राइवर से उनका वार्तालाप है, जो बातचीत हो रही है, ये उसी का हम हवाला दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अगर आपको छोटा सा एक बना दूं कि मान लो मैं ये बनाऊं कि यहाँ पे ये शिवपालगंज है,
और ये एक ट्रक जा रहा है यहाँ पे। इस ट्रक में यहाँ पे आप दो लोगों को देख सकते हैं। तो यहाँ एक ड्राइवर बैठे हुए हैं और यहाँ ये ड्राइवर है और ये रंगनाथ है। और ये ड्राइवर है और ये इनके बीच में वार्तालाप चल रहा है और ये रास्ता शिवपालगंज की तरफ जा रहा। तो यही कहानी अभी हम पढ़ रहे हैं। अब आगे देखिए। तो ड्राइवर ने पूछा रंगनाथ से कि आप क्या कर रहे हैं श्रीमान, आजकल क्या कर रहे हैं। हाँ, तो ड्राइवर घास खोद रहा हूँ। ड्राइवर ने पूछा श्रीमान आजकल क्या कर रहे हैं। घास खोद रहा हूँ। ड्राइवर हंसा। दुर्घटनावश एक 10 साल का नंग धड़ंग लड़का ट्रक से बिल्कुल ही बच गया। बचकर वह एक पुलिया के सहारे छिपकली सा गिर पड़ा। ड्राइवर इससे प्रभावित नहीं हुआ। एक्सीलेटर दबाकर हंसते हुए बोला, क्या बात कही, जरा खुलासा समझाइए। कहा तो घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। तो अब आप इसमें एक व्यंग्य समझे। जो रिसर्च करते हैं या जो पीएचडी होती है या जो भी रिसर्च होता है उसका क्या मायने हैं समाज में, उसका कोई आउटकम होता है या लोगों की जिंदगी उससे बदलती है। तो इस पे एक अच्छा व्यंग्य है कि लोग रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, डिग्रियां लेते हैं, लेकिन उससे बदलाव क्या आता है, ये बड़ा सवाल इन्होंने यहाँ पे खड़ा किया है। कहा तो घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। एमए किया था, इस साल से रिसर्च शुरू की है। ड्राइवर जैसे अलिफ लैला की कहानियां सुन रहा हो मुस्कुराता हुआ बोला, और श्रीमान जी शिवपालगंज क्या करने जा रहे हैं। वहां मेरे मामा रहते हैं, बीमार पड़ गया था, कुछ दिन देहात में जाकर तंदुरुस्ती बनाऊंगा। इस बार ड्राइवर काफी देर तक हंसता रहा। बोला, क्या बात बनाई है श्रीमान जी। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज छोटी सी बताऊं। जैसे कि रंगनाथ शहर से गांव जा रहा है और रंगनाथ की जाति ब्राह्मण है, उच्च जाति का है वो, और उसके मामा वहां वैद्य है और वैद्य उच्च जाति के होते, ब्राह्मण होते हैं, और उनका समाज में रुतबा होता है, सम्मान होता है, इज्जत होती है, प्रॉपर्टी भी होती है। और एक तरह का जातिगत जो अछूत वाला या जो जाति का जो दंश है वो ब्राह्मणों को नहीं झेलना पड़ता। और यहीं पर अंबेडकर ने एक बात कही थी कि जो हमारे देश के गांव हैं वो इतने अच्छे, इतने सुंदर सुनहरे नहीं हैं जैसा कि उनको दर्शाया जाता है कि खुली हवा, बहुत साफ सुथरा, हरियाली, ये वो। और ये खास तौर पे उस समाज के लिए जो उस गांव में निम्न जाति का है या निम्न जाति की महिलाएं हैं। वहां पे ये जो आप बड़ा रोमांटिसाइज्ड गांव को कर देते हैं कि वहां बहुत सुंदर है, हरियाली है। आप गांव में जाके देखिए, जाति व्यवस्था इतनी कठोर और इतनी स्ट्रांग होती है कि रहने की जगह जाति के आधार पर मोहल्ले होते हैं। महिलाओं के दायरे बहुत अच्छी तरह निश्चित होते हैं, उनको तोड़ने का अधिकार किसी का नहीं होता है। जाति के आधार पे काम मिलता है, जाति के आधार पे इज्जत मिलती है, जाति के आधार पे आपका भविष्य तय होता है। और इसीलिए अंबेडकर ने यहाँ कहा था कि शहर की तरफ चलो, क्योंकि जब आप शहर की तरफ आते हैं ना तो थोड़े थोड़े और कई मायनों में बहुत ज़्यादा ये जो जाति के और जेंडर के ये जो दायरे होते हैं ये टूटते हैं। और वहाँ पर जब आपको इन सब चीज़ों से ज़्यादा झगड़ा नहीं करना पड़ता, आपकी ज़िंदगी बंधी हुई नहीं रहती है, तो फिर आप थोड़ी ज़्यादा उन्नति कर जाते हैं। और यहीं पे आके जो गांव का जो बड़ा रोमांटिसाइज इमेज हम देखते हैं वो यहाँ पर फेल हो जाती है। और चूंकि रंगनाथ तो उच्च वर्ग का है, ब्राह्मण है, तो उसको वो जाति का भेदभाव नहीं देखना पड़ेगा शिवपालगंज में जाने के बाद भी। हाँ,
मेरे मामा रहते हैं, बीमार पड़ गया था, कुछ दिन देहात में जाकर तंदुरुस्ती बनाऊंगा। इस बार ड्राइवर काफी देर तक हंसता रहा। बोला, क्या बात बनाई है श्रीमान जी ने? रंगनाथ ने उसकी ओर संदेह से देखते हुए पूछा। जी, इसमें बात बनाने की क्या बात है? वह इस मासूमियत पर लोटपोट हो गया। पहले ही की तरह हंसते हुए बोला, क्या कहने हैं? अच्छा जी, छोड़िए भी इस बात को, बताइए मित्तल साहब की क्या हाल है? इस मासूमियत पर लोटपोट हो गया। पहले ही की तरह हंसते हुए बोला, क्या कहने? अच्छा जी, छोड़िए इस बात को, बताइए मित्तल साहब की क्या हाल है? क्या हुआ उस हवालाती के खून वाले मामले का? रंगनाथ का खून सूख गया। भर्राए गले से बोला, अजी मैं क्या जानूं यह मित्तल कौन है? ड्राइवर की हंसी में ब्रेक लग गया। ट्रक की रफ्तार भी कुछ कम पड़ गई। उसने रंगनाथ को एक बार गौर से देखकर पूछा, आप मित्तल साहब को नहीं जानते? नहीं। जैन साहब को? नहीं। ड्राइवर ने खिड़की के बाहर थूक दिया और साफ आवाज में सवाल किया, आप सीआईडी में काम नहीं करते? रंगनाथ ने झुंझलाकर कहा, सीआईडी? यह किस चिड़िया का नाम है? ड्राइवर ने जोर से सांस छोड़ी और सामने की सड़क का निरीक्षण करने लगा। कुछ बैलगाड़ियां जा रही थी। जब कहीं और जहां भी कहीं मौका मिले वह टांगे फैला देनी चाहिए। इस लोकप्रिय सिद्धांत के अनुसार गाड़ीवान बैलगाड़ियों पर लेटे हुए थे और मुंह ढांपकर सो रहे थे। बैल अपनी काबिलियत से नहीं बल्कि अभ्यास के सहारे चुपचाप सड़क पर गाड़ी घसीटे लिए जा रहे थे। यह भी जनता और जनार्दन मजमून था, पर रंगनाथ की हिम्मत कुछ कहने की नहीं हुई। वह सीआईडी वाली बात से उखड़ गया था। ड्राइवर ने पहले रबड़ वाला हॉर्न बजाया, फिर एक ऐसा हॉर्न बजाया जो संगीत के आरोह अवरोह के बावजूद बड़ा ही डरावना था। वह गाड़ियां अपनी राह चलती रही। ड्राइवर काफी रफ्तार से ट्रक चला रहा था और बैलगाड़ियों के ऊपर से निकाल ले जाने वाला था, पर गाड़ियों के पास कुछ पहुंचते पहुंचते उसे शायद अचानक मालूम हो गया कि वह ट्रक चला रहा है, हेलीकॉप्टर नहीं। उसने एक कदम से ब्रेक लगाया, पैनल से लगी हुई लकड़ी नीचे गिरा दी, गियर बदला और बैलगाड़ियों को लगभग छूता हुआ उनसे आगे निकल गया। आगे जाकर उसने घृणापूर्वक रंगनाथ से कहा, सीआईडी नहीं हो तो तुमने यह खद्दर क्यों डांट रखा है? सीआईडी नहीं हो तो तुमने यह खद्दर क्यों डांट रखा? रंगनाथ इस हमले से लड़खड़ा गया था। उसने इस बात को मामूली जांच पड़ताल का सवाल मानकर सरलता से जवाब दिया, खद्दर तो आजकल सभी पहनते हैं, अजी कोई तुक्का आदमी तो पहनता नहीं। कहकर उसने दोबारा खिड़की के बाहर थूका और गियर को टॉप में डाल दिया। रंगनाथ का पर्सनालिटी कल्ट समाप्त हो गया। थोड़ी देर वह चुपचाप बैठा रहा, बाद में मुंह से सीटी बजाने लगा। ड्राइवर ने उसे कुहनी से हिलाकर कहा, देखो जी चुपचाप बैठो, यह कीर्तन की जगह नहीं है। रंगनाथ चुप हो गया। तभी ड्राइवर ने झुंझलाकर कहा, यह गियर बार बार फिसल कर न्यूट्रल ही में घुसता है, देख क्या रहे हो, जरा पकड़े रहो जी। थोड़ी देर में उसने दोबारा झुंझलाकर कहा, ऐसा नहीं, इस तरह दबाकर ठीक से पकड़े रहो। ट्रक के पीछे काफी देर से हॉर्न बजता आ रहा था। रंगनाथ उसे सुनता रहा और ड्राइवर उसे अनसुना करता रहा। कुछ देर बाद पीछे से क्लीनर ने लटक कर ड्राइवर की कनपट्टी के पास खिड़की पर खटखट करना शुरू कर दिया। ट्रक वालों की भाषा में इस कार्यवाही का निश्चित ही कोई खौफनाक मतलब होगा, क्योंकि उसी वक्त ड्राइवर ने रफ्तार कम कर दी और ट्रक को सड़क की बाईं पटरी पर कर लिया। हॉर्न की आवाज एक ऐसे स्टेशन वैगन से आ रही थी जो आजकल विदेशों के आशीर्वाद से सैकड़ों की संख्या में यहाँ देश की प्रगति के लिए इस्तेमाल होते हैं और हर सड़क पर हर वक्त देखे जा सकते। स्टेशन वैगन दाएं से निकलकर आगे धीमा पड़ गया और उससे बाहर निकले हुए खाकी हाथ ने ट्रक को रुकने का इशारा दिया। दोनों गाड़ियां रुक गई। स्टेशन वैगन ने एक अफसर नुमा चपरासी और चपरासी नुमा अफसर ने उतरे।